नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यहाँ हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम यहाँ पर विषयवार अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 16, जिसका नाम है उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और यह जो अध्याय है तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में आज हम कुछ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड का गठन होता है। तो उत्तराखंड के गठन के यानी जब हमारा जो राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होता है तो उसके बाद यहाँ पर समाज के जो पिछड़ा या कमज़ोर वर्ग है तो उसके उत्थान के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा कई जो कार्यक्रम हैं, ये योजनाएं हैं, उनको भी यहाँ पर राज्य में लागू किया जाता है। पहले से भी लागू थे, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जब उत्तराखंड अलग राज्य बनता है तो अतिरिक्त यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं अपने यहाँ पर लोगों के जो जीवन है उसको सुधारने के लिए, उसको संवारने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों की बात करें तो यहाँ पर महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, जिसमें केंद्र एवं राज्य महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन्हीं में सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है, ये योजना है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और 1975 में यह लागू होती है। राज्य में बाल विकास परियोजना संचालित यहाँ पर इसके अंतर्गत 105 और आंगनबाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 14,947 आंगनबाड़ियाँ मिनी 5,110। तो यहाँ पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित है और इसके कार्यक्रम के तहत यहाँ पर कई योजनाएं संचालित हैं, जिसमें अनुपूरक पोषाहार है, कुक्ड फूड है, टेक होम राशन है, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा है और स्कूल पूर्व शिक्षा है। तो यानी समेकित जो बाल विकास कार्यक्रम है तो इसके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की यहाँ पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें पोषाहार, फूड, होम टेक राशन, टीकाकरण, पोषण शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि कई यहाँ पर योजनाएं हैं। इसके बाद दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना की बात करें तो घोषणा 22 अगस्त 2023 को होती है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और इसका जो उद्देश्य है कि महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जब हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें दिक्कत आती है तो सबसे पहले उसको बाजार मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना के तहत यहाँ पर महिला समूह द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट होंगे या उत्पाद होंगे उनको बाजार उपलब्ध करवाना, और इसके साथ ही बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक या विकासखंड में सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजित करना, महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री हेतु एक मंच उपलब्ध करवाना, जिससे उनकी आय में वृद्धि शामिल है। योजना महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित है और वर्तमान में यहाँ पर 37,000 से अधिक समूह इसमें कार्यरत है। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। 15 अगस्त 2023 को यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाती है। मुख्यमंत्री लखपति योजना का प्रारंभ 4 नवंबर 2023 उत्तराखंड में, और इसमें लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2025 तक राज्य में 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। यानी महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। उनकी जो आजीविका है उसकी आय से यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना जो इसका लक्ष्य है। उद्यमी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है SHG से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण देना, साथ ही उद्यम स्थापना पर अगर वह कोई महिलाएं या समूह के द्वारा कोई उद्यम स्थापना करना चाहती हैं, अपने कुछ आजीविका शुरू करना चाहती हैं तो 1 लाख रुपए यहाँ पर ब्याज रहित ऋण उनको उपलब्ध करवाना है लखपति दीदी योजना के तहत। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। प्रारंभ की बात करें 25 फरवरी 2021 को, और इसका जो उद्देश्य है
कि पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना। तो पशुओं से संबंधित है, पशु आहार से संबंधित है। 25 फरवरी 2021 को प्रारंभ होता है और पर्वतीय क्षेत्र में महिला पशु चारकों को 3 रुपये प्रति केजी या प्रति किलोग्राम यहाँ पर चारा किट उपलब्ध करवाना है। और विशिष्टताओं की बात करें तो पायलट योजना के तौर पर यहाँ पर अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में प्रारंभ की गई। वर्तमान में यह जो योजना है 11 पर्वत जिलों में लागू है और सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है कब प्रारंभ हुई, 25 फरवरी 2021 को, और वर्तमान में 11 पर्वतीय जिलों में लागू है और महिला पशु चारकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर चारा किट उपलब्ध कराना है, योजना का यह लक्ष्य भी है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जो हमारी मुख्यतः जो आजीविका है यहाँ पर महिलाएं उसमें लगी हुई हैं। जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, पशु यहाँ पर एक आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में पशुपालन है। तो यहाँ पर महिलाओं को उनका जो अत्यधिक समय है तो वह उनके लिए पशु आहार की आपूर्ति करने में ही चला जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को यहाँ पर चलाया गया है। इसके बाद है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की बात करें, प्रारंभ 2021 में और राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन यानी उनको आत्मनिर्भर बनाने का मुख्यतः उद्देश्य है। विशिष्टताओं की बात करें तो आग्रही महिलाओं को यहाँ पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना है और महिला उद्यमियों को यहाँ पर उद्यम स्थापित करने में प्रोजेक्ट का 30% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए की यहाँ पर सब्सिडी प्रदान करना है। यानी अगर महिला कोई बिजनेस करते हैं, कोई उद्यम लगाना चाहते हैं अपना, तो उद्यम स्थापित करने में जो प्रोजेक्ट का जो कुल यहाँ पर प्रोजेक्ट में खर्चा होगा उसका 30% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक की यहाँ पर सब्सिडी प्रदान की जाती है और इसमें नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड है। इसके बाद नेक्स्ट है महालक्ष्मी कल्याण योजना। 17 जुलाई 2021 को यह योजना प्रारंभ होती है और इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो नवजात शिशु एवं माँ को पौष्टिक आहार की आपूर्ति करना, यानी नवजात शिशु और माँ का यहाँ पर ख्याल रखना है, उनका पोषण आपूर्ति करना है। विशेषताएं, नवजात के जन्मोपरांत माँ एवं शिशु को उनके उपयोग संबंधी वस्तुओं की 2 अलग अलग यहाँ पर किट दी जाती हैं। जन्म के बाद यहाँ पर माँ और बच्चे को यहाँ पर 2 अलग अलग किट प्रदान की जाती है और इसका जो संचालन है बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। इसमें 40,000 लाभार्थियों के द्वारा योजना का लाभ लिया जा चुका है और टोल फ्री नंबर 013527758114 है। इसके बाद है नंदा गौरा योजना। प्रारंभ की बात करें तो 1 जनवरी 2018 को यह प्रारंभ होती है और विशेषताओं की बात करें तो SC, ST या BPL परिवार की बालिकाओं से संबंधित आर्थिक सहायता 2 किस्तों में। पहली किस्त बालिका के जन्म पर 11,000, दूसरी किस्त 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000। और पहले से संचालित जो नंदा देवी और गौरा देवी का जो योजना थी तो उनको यहाँ पर संयोजित किया जाता है और संयोजित रूप में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य निर्धन BPL परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। तो निर्धन या BPL परिवार की जो बालिकाएं हैं तो उनको आर्थिक सहायता यहाँ पर उपलब्ध करवाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का प्रारंभ 7 मार्च 2019 को और पुनः इसे 2021 में आरंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर कुपोषण को समाप्त करना, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है तो उसको समाप्त करना मुख्य उद्देश्य है, यानी उनको पोषण प्रदान करना। इसमें 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 1.70 तो यानी 1.70 लाख बच्चों को सप्ताह में 4 दिन मीठा दूध उपलब्ध करवाना और 1,70,000 बच्चों को यहाँ पर सप्ताह में दूध उपलब्ध करवाना और दूध की जो मात्रा है 100 ml पर चाइल्ड यहाँ पर उपलब्ध करवाना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, जिससे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण की समस्या को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट योजना है वैष्णवी सुरक्षा योजना। प्रारंभ होता है 24 फरवरी 2018 से और इसका जो मुख्य उद्देश्य है लिंगानुपात में वृद्धि करना वैष्णवी सुरक्षा योजना का। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सरकारी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उपभोग हेतु आवश्यक वस्तुओं के लिए वैष्णवी किट प्रदान की जाती है और इसमें इसका जो संचालन है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इसके बाद है पीएम मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से, और उत्तराखंड में यह 2 दिसंबर 2019 से लागू है। इसका उद्देश्य गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना है। इसमें लाभार्थी पहली बार मां बनने वाली महिला व शिशु, और इसका लाभ है 2 किस्तों में 5,000। और 2017 के पूर्व योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था, और दूसरी बालिका होने पर यदि दूसरी बालिका है, यानी अगर दूसरा बच्चा होता है, यदि बालिका है तो 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रारंभ 22 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पानीपत हरियाणा से। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य है शिशु लिंगानुपात में वृद्धि तथा बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। विशेषताओं की बात करें तो 3 मंत्रालयों द्वारा संचालन किया जा रहा है, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण एवं मानव संसाधन विकास। और उत्तराखंड में प्रारंभिक चरण में से नैनीताल, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ के 4 जनपदों में प्रारंभ किया गया था। 8 मार्च 2018 से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में यह लागू है। प्रारंभिक तौर पर पायलट योजना की तरह लागू किया गया नैनीताल, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़। वर्तमान में 8 मार्च 2018 से उत्तराखंड के सभी जिलों में यह लागू है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय पोषण मिशन। प्रारंभ 8 मार्च 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका जो उद्देश्य है बच्चों, किशोरों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुधार करना। लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश को कुपोषण से मुक्त करना, और वर्तमान में भी उसके बाद भी यह जारी है। और साथ ही नीति आयोग द्वारा यह तैयार मिशन है। 25 मई 2018 में इसका नाम परिवर्तन कर पोषण अभियान किया गया, और इसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में बौनापन, अल्प पोषण, वजन में कमी 2% दर से यहाँ पर उनमें कमी लाना, साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाएं व किशोरियों में 3% वार्षिक दर से कमी लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यानी ये जो दर है इसको कम करने का यहाँ पर इसके तहत लक्ष्य रखा गया है, और साथ ही कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्कीम है मिशन गौरी शक्ति। प्रारंभ की बात करें तो 2021 में प्रारंभ होती है। उद्देश्य महिलाओं के आत्मरक्षा व सशक्तिकरण के लिए है, और इसमें बालिकाओं व स्त्रियों से होने वाले जो छेड़छाड़ या हिंसा से बचाव हेतु उन्हें आत्मरक्षा का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही घटनाओं पर पुलिस द्वारा त्वरित एवं तत्परतापूर्ण कार्रवाई हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है, गौरी शक्ति ऐप। तो यानी जो बालिकाओं या स्त्रियों से होने वाली छेड़छाड़ या हिंसा होती है उसको रोकने के लिए एक तो उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण इसमें प्रदान किया जाता है, और साथ ही यहाँ पर पुलिस के द्वारा गौरी शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर तुरंत यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सबला योजना। सबला योजना की बात करें तो प्रारंभ 19 नवंबर 2010 को घोषणा होती है, और 1 अप्रैल 2011 से यह लागू की जाती है। उद्देश्य की बात करें तो पूर्व में संचालित जो किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर इसे यहाँ पर संचालन किया जाता है, और इसमें जो लाभार्थी हैं तो 11 से 18 आयु वर्ग की यहाँ पर किशोरियाँ लाभार्थी होंगी। योजना का विस्तार यहाँ पर समस्त जिलों में है, तो समस्त जिलों में ये योजना चलाई गई। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन। मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन प्रारंभ 2017 से, और इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसकी विशेषताओं की बात करें तो महिलाएं मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ पर रोजगार प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यानी मुख्यतः महिलाओं को यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण देना, और जिससे वो कुछ न कुछ यहाँ पर अपनी आजीविका शुरू कर सकें, आजीविका चला सकें। कौशल प्रशिक्षण के दौरान भी यहाँ पर सरकार के द्वारा उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर धनराशि दी जाती है, और व्यवसाय अगर वह व्यवसाय प्रारंभ करती, कोई आजीविका प्रारंभ, कोई उद्यम प्रारंभ करते हैं तो 50,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है महिला तथा बाल कल्याण के विविध आयाम। महिला सशक्तिकरण वर्ष की बात करें तो 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। महिला कल्याण कोष की स्थापना की गई है समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। महिला एवं बाल कल्याण, तो इसमें संबंधित जो गतिविधियां होती हैं तो उनके संचालन हेतु तो महिला और बाल कल्याण से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 2 बालिका निकेतन, 3 नारी निकेतन, 1 शिशु सदन, 1 महिला प्रशिक्षण केंद्र,
4 शरणालय और प्रवेशालय, 1 संरक्षण गृह, 7 संप्रेक्षण गृह, तो यहाँ पर इनकी स्थापना भी की गई है। बाल संरक्षण आयोग गठित किया गया है मई 2011 में। विधवाओं एवं पुत्री के विवाह हेतु 50,000 रुपये की धनराशि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अनाथ बच्चों को सरकारी सेवा में आरक्षण 5% यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो कि 30% है। पंचायत एवं वन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 50% यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। जो विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं, प्रत्येक जिले में एक महिला को यहाँ पर वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साथ ही जेंडर बजट की भी व्यवस्था है। महिला सशक्तिकरण हेतु यहाँ पर जेंडर बजट की व्यवस्था की गई, जिसमें राज्य बजट का जो 30% यहाँ पर महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। सभी बालिकाओं को स्नातक यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। महिलाओं के नाम पर जमीन या भवन के क्रय करने पर यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है। किशोर न्याय बोर्ड, किशोर एवं किशोरियों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की पृथक से सुनवाई हेतु जनपद में यहाँ पर स्थापना की गई किशोर न्याय बोर्ड की। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 प्रभावी 9 सितंबर 2005 से है। अब पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान यहाँ पर पुत्रियों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 व दहेज निषेध यहाँ पर इसको संशोधित किया गया अधिनियम 1986 में। तो दहेज मांगने पर सजा की भी व्यवस्था की गई है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए यहाँ पर समान वेतन की व्यवस्था की गई है। सती निषेध अधिनियम 1987 महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद यहाँ पर सती होने से रोकने की व्यवस्था है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को रोकने हेतु यह लागू किया गया अधिनियम 1994। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 कामकाजी महिलाओं को प्रसूति सुविधा देने वाला कानून है। और राज्य की जो महिलाएं हैं, राज्य सेवा में जो महिलाएं हैं तो या कर्मचारी हैं तो उनको सवैतनिक अवकाश भी प्रदान किया जाता है। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 स्त्रियों से अनैतिक व बलपूर्वक देह व्यापार करने को रोकने वाला कानून का यहाँ पर निर्माण किया गया 1956 में, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में लागू है। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ST SC और OBC कल्याण कार्यक्रम। तो उनसे जुड़ी कुछ योजनाएं हैं, जिसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं सबसे पहले है PM आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में, और SC बाहुल्य गाँवों का सर्वांगीण विकास करने इसका जो मुख्य उद्देश्य है। तो SC बाहुल्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों का यहाँ पर सर्वांगीण विकास करने के लिए योजना को यहाँ पर 2009-10 में लागू किया गया। और इसकी जो प्रमुख यहाँ पर विशेषताएं हैं तो 50% से अधिक जहाँ पर ऐसी जनसंख्या वाले यहाँ पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो आदर्श गांव के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और इस योजना का विलय PM अभ्युदय योजना में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है PM अभ्युदय योजना या PM अजय योजना, प्रारंभ वर्ष 2017 में। तो 2017 में यहाँ पर PM अभ्युदय योजना को लागू किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका नाम PM प्रधानमंत्री अजय योजना भी है। यहाँ पर SC बेरोजगारों को प्रशिक्षण बाद यहाँ पर रोजगार शुरू करने के हेतु यहाँ पर 50,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और साथ ही जो रोजगार लागत है तो उसका 50% तक यहाँ पर ऋण देने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। 3 योजनाओं का विलय इसमें किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना और SC उप योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता। तो 3 योजनाओं का विलय करके इसे यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद है अटल आवास योजना। तो अटल आवास योजना की बात करें प्रारंभ 2009 में होता है। इसका जो उद्देश्य है तो SC एवं ST परिवारों को यहाँ पर आवास उपलब्ध कराना। लाभार्थियों की बात करें तो BPL परिवार के SC या ST और आवासहीन परिवारों को यहाँ पर लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट है शिल्पी ग्राम योजना। उद्देश्य की बात करें तो पारंपरिक जो शिल्पकार हैं तो उनको आय जनित रोजगार यहाँ पर उपलब्ध करवाना। और विशेषताओं की बात करें तो SC ST गाँव के शिल्पकारों की पहचान कर प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा में वृद्धि करना। यानी जो शिल्पकार हैं तो SC ST गाँव के जो शिल्पकार हैं तो उनकी पहचान कर उनको यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
और प्रशिक्षित शिल्पियों को कच्चे माल की आपूर्ति, वित्त पोषण, उत्पादित सामग्री का संकलन और विपणन करने की भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही कच्चे माल के लिए डिपो या बैंक या ऊन बैंक या लकड़ी बैंक एवं गोदाम की भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही कल्याण निधि की स्थापना की जाती है इन शिल्पी परिवारों के लिए। नेक्स्ट है एकलव्य आदर्श विद्यालय योजना। इसका जो प्रारंभ होता है 1997-98 में किया जाता है और इसमें जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्र हैं तो उनको निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध करवाना और यहाँ पर एसटी छात्रों को 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण या आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तो यानी निःशुल्क भी है, गुणवत्तापूर्ण भी होगी और आवासीय यानी उनके रहने की भी व्यवस्था होगी। तो आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना। और उत्तराखंड में 4 एकलव्य विद्यालय यहाँ पर अभी वर्तमान में चलाए, जिनमें कालसी, चक्राता, खटीमा और बाजपुर में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आश्रम पद्धति स्कूल। तो उद्देश्य है एससी एवं एसटी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसकी प्रमुख विशेषताएं मुख्य रूप से एससी एवं एसटी छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक यहाँ पर निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना। और केंद्र सरकार की जो योजना है तो इसमें निःशुल्क शिक्षा के साथ भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी और दवाइयाँ भी प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर इस योजना के तहत यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास और स्टेशनरी, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था की जाती है। राज्य में कुल 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद है राजकीय जनजाति छात्रावास। तो उद्देश्य एसटी छात्रों को ब्लॉक या जिला मुख्यालय देने हेतु निःशुल्क आवासीय छात्रावास की सुविधा। वर्तमान में कुल 5 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें गोपेश्वर, धनपो देहरादून में, खटीमा उधम सिंह नगर, धारचूला पिथौरागढ़ में और काशीपुर उधम सिंह नगर में यहाँ पर 5 छात्रावासों का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है राजकीय आदर्श विद्यालय। तो एससी बच्चों को यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के पैटर्न पर यहाँ पर शिक्षा देने के लिए राजकीय आदर्श विद्यालय की स्थापना की गई है, जो 1 से 12 तक यहाँ पर शिक्षा प्रदान करेंगे और इसका हरिद्वार में संचालन 2014-15 से किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना, जिसमें नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग अधिनियम 2013 प्रख्यापित है। एससी उपयोजना तथा एसटी उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यहाँ पर उत्तराखंड राज्य यानी एससी जाति उपयोजना और एसटी जाति उपयोजना हेतु यहाँ पर 2013 में प्रख्यापित नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग हेतु अधिनियम पारित है। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है। एससी व एसटी छात्र छात्राओं हेतु 3 संस्थानों का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। छात्रावास निर्माण है एससी एवं एसटी बालिकाओं हेतु। पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, यानी 10 से पहले और 10वीं के बाद। तो एससी एवं एसटी छात्रों के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ की गई है। निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था है। एससी एवं एसटी विद्यार्थियों को सिविल सर्विस की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। विवाह हेतु धनराशि 50,000 यहाँ पर एससी एवं एसटी निर्धन परिवारों की पुत्रों को या कन्याओं को यहाँ पर 50,000 की जो राशि है वह विवाह हेतु दी जाती है। इसके अलावा राज्य सेवा में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें एससी अनुसूचित जाति के लिए 19%, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% और महिलाओं को यहाँ पर 30% यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण है। दिव्यांग 3%, वर्तमान में 4% है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% यहाँ पर ग्रुप सी और डी में यहाँ पर राज्य सेवा में सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। तो महिला शिक्षा में पिछड़े क्षेत्रों में इनकी स्थापना की गई है। विद्यालयों में एससी एवं एसटी छात्रों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। तो सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनके विशिष्ट समस्याओं के निराकरण, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र व समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो मुख्यतः यहाँ पर अल्पसंख्यकों से संबंधित है। योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की भी स्थापना की गई है। तो यानी योजनाओं का जो क्रियान्वयन होगा और उसका संचालन होगा, किस प्रकार से वह ग्राउंड में लागू होंगे, ज़मीनी स्तर पर उनको लागू करने के लिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों को यहाँ पर लाभान्वित करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई है। इसके बाद जो है निदेशालय है अप्रैल 2012 से
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई और साथ ही 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति भी बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले जो योजना है छात्रवृत्ति एवं स्वरोजगार योजनाएं, तो इसमें मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट योजना है, हज समिति को अनुदान है, अल्पसंख्यक पूर्व दशम है और दसमोत्तर छात्रवृत्ति है। तो यहाँ पर 10 से पहले और 10 के बाद, यानी 10वीं से जब बच्चा 10वीं में जाता है उससे पहले और बाद के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पृथक कार्यालय 2012 में बनाया गया। अल्पसंख्यक बाहुल्य जो जिले हैं जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर है, तो इसमें अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना 2012 में की गई। इसके बाद मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना है। तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना 2012-13 में लागू हुई और इसका उद्देश्य स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर रोजगार से लाभान्वित करना है और साथ ही ब्याज मुक्त उन्हें ऋण प्रदान करने की भी व्यवस्था इसके तहत की गई है और इसे लागू 2012-13 में किया गया। इसके बाद है सीखो और कमाओ योजना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल को निखारना और 23 सितंबर 2023 को इसे लागू किया जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो श्रमिक, स्कूल छोड़ चुके छात्रों और बेरोजगार जो नव युवक हैं तो उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसका जो मुख्य फोकस है तो वह 18 से 45 आयु वाले कौशल को प्रशिक्षण द्वारा यहाँ पर रोजगार व्यवसाय में संलग्न करना। यानी 18 से 45 वर्ष के आयु वाले जो युवा हैं तो उनको उनके जो कौशल है तो उसको प्रशिक्षण देना और साथ ही जिससे वो अपनी आजीविका को यहाँ पर आगे बढ़ा सकें। इसके बाद है उस्ताद योजना। उस्ताद योजना की बात करें तो 14 मई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से लागू किया गया। इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक दस्तकारी शिल्प कला का प्रशिक्षण एवं उन्नयन करना। इसकी जो विशेषताएं हैं, पारंपरिक कलाओं में संलग्न वर्ग के दस्तकारों या शिल्पियों को प्रशिक्षण देना और उनका उन्नयन करना। प्रशिक्षण के दौरान उनको 3,000 रुपये प्रति महीने की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और यहाँ पर उस्ताद योजना से अगर हम तात्पर्य की बात करें तो अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म भी है। इसके बाद नेक्स्ट योजना है नई रोशनी योजना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, 2012-13 में प्रारंभ होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना जिससे वो आगे बढ़ सकें और साथ ही जो उनके अपनी समस्याएं हैं उनको यहाँ पर आगे रख सकें। इसकी विशेषताओं की बात करें 18 से 65 वर्ग आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं से यह संबंधित है और इसमें शैक्षिक कार्यक्रम, वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी अधिकारों की जानकारी आदि माध्यमों से उनके नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट रहबर योजना। इसका जो उद्देश्य है तो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से है। 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को रोजगार परक यहाँ पर व्यवसायों में प्रशिक्षित करना जिससे वो कि आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही अपना कोई रोजगार शुरू कर सकें। इसका जो लाभ है सिलाई, पेंटिंग, बुटीक, साबुन, अगरबत्ती निर्माण अल्पसंख्यक विभाग द्वारा यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें सिलाई, पेंटिंग, बुटीक चलाने, साबुन बनाने, अगरबत्ती निर्माण करने, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है जिससे वो अपना कुछ काम धंधा कर सके। इसके बाद है अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, 2006-07 में प्रारंभ होती है योजना। अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषताओं की बात करें तो किसी व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण, निर्धन, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को, और इसके जो लाभार्थी हैं 18 से 40 वर्ष और साथ ही बीपीएल श्रेणी में। इसके बाद नेक्स्ट है दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। तो दिव्यांगों से संबंधित दिव्यांग आयुक्त कार्यालय दिव्यांग लोगों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की देखरेख हेतु यहाँ पर दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है और दिव्यांगों को यहाँ पर मुख्य धारा से जोड़ने तथा स्वावलंबी बनाने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ पर दिव्यांग आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें तिलु रौतेली पेंशन योजना है। 1 अप्रैल 2014 से दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 1 अप्रैल 2014 से तिलु रौतेली पेंशन योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। कृषि व्यवसाय के संलग्न
कृषि व्यवसाय में संलग्न दिव्यांग महिला एवं पुरुषों को समाज कल्याण विभाग द्वारा 1200 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके जो लाभार्थी हैं 18 से 60 आयु और दिव्यांगता प्रतिशत यानी न्यूनतम दिव्यांगता जो प्रतिशत होगा तो 40% से कम नहीं होना चाहिए और उनकी जो आयु है 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद दिव्यांग पेंशन योजना निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। विशेषताओं की बात करें तो शामिल जो लाभार्थी हैं तो मुख्य रूप से विकलांग, दृष्टि बाधिर या मूक बाधिर या कुष्ठ रोगी होने चाहिए। लाभार्थियों की बात करें तो 40% यहाँ पर दिव्यांगता होनी चाहिए और इसमें 4000 रुपये प्रतिमाह उनकी आय होनी चाहिए। इसमें उन्हें जो लाभ होगा प्रतिमाह 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, जिसमें से 300 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 1200 रुपये राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कृत्रिम अंग अनुदान योजना। तो दिव्यांगों हेतु कृत्रिम अंग व श्रवण सहायक यंत्रों की खरीद हेतु 3500 रुपये 2022 में से बढ़ाकर 7000 रुपये और लाभार्थी की जो मासिक आय है वह 4000 या उससे कम होनी चाहिए। इसके बाद है दिव्यांगों से संबंधित पुरस्कार। दिव्यांग कर्मचारियों को अधिक से अधिक रोजगार के उद्देश्य से दिव्यांगों एवं उनके नियोक्ताओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और राज्य स्तर पर यह 8000 रुपये, पूर्व में पहले यह 5000 था और वर्तमान में धनराशि 8000 रुपये है। इसके बाद दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य दिव्यांगजनों को पारिवारिक सामाजिक मुख्यधारा में जोड़ना। इसमें सामान्य युवक या युवती द्वारा दिव्यांग युवक या युवती से विवाह करने पर न्यूनतम आयु उनकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें अगर सामान्य युवक या युवती किसी दिव्यांग युवक या युवती से विवाह करते हैं तो उनको यहाँ पर विवाह करने पर दंपत्ति को 25,000 रुपये की यहाँ पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर इसे प्रारंभ किया गया। सुगम्य भारत अभियान उद्देश्य देश में दिव्यांगजनों हेतु बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण को तैयार करना। इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्र सरकार के द्वारा और योजना के 3 स्तंभ हैं, जिसमें परिवहन प्रणाली तक सुगम पहुंच, सूचना एवं संचार व इकोसिस्टम तक पहुंच और निर्मित वातावरण यानी एक अच्छा इको फ्रेंडली वातावरण मिल सके। सार्वजनिक स्थलों तक दिव्यांगजनों की सुगम पहुंच को प्रदान करना। टीवी चैनल, वेबसाइट, शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुगम में यहाँ पर बनाने के लिए इस योजना को यहाँ पर संचालित किया गया है। दिव्यांगों से संबंधित अन्य तथ्य तो 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन है। इसमें बीपीएल श्रेणी की प्रत्येक मानसिक रूप से दिव्यांग व व्यक्तियों की पत्नी व 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यहाँ पर 1200 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर पेंशन दी जाती है। सरकारी सेवा में 4% यहाँ पर क्षतिज आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु यहाँ पर 5% यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों हेतु परिचय पत्र जारी करने की व्यवस्था है। प्रतिमाह भरण पोषण हेतु 1200 रुपये की धनराशि दी जाती है और 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए, तभी यह जो धनराशि है वह दी जाएगी। निःशुल्क यात्रा परिवहन निगम की बसों में यात्रा सुविधा की व्यवस्था है। इसके अलावा ब्रेल प्रेस स्थापना है देहरादून में, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु यहाँ पर ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है। बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग है देहरादून में और राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है, जिसे मूक व बाधिरों हेतु। इसके अलावा रोजगार दिव्यांगों को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगों के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम 2016 के तहत जिला दिव्यांगता एवं पुनर्वास केंद्र DDR से तो राज्य के प्रत्येक जिले में यहाँ पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जा रहे हैं और 28 लाख रुपए की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है इनकी स्थापना के लिए। तो ये था हमारा 16 और उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम का भाग 1। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।